हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। मैं नूर सलाम आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन चैनल पर। आपका बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स करे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं और उसके द्वारा उनकी रिक्वेस्ट पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं ये बता दूं कि भाई जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाकर चीज़ों को ज़रूर देखें। और चीज़ें पुरानी नहीं होती हैं, ठीक है। करंट अफेयर ही सिर्फ आपके डिफेंस एग्जाम में अपडेटेड आता है, बाकी सब चीज़ें उन्हीं सब चीज़ों से पूछी जाती है। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। ऐसा नहीं है कि फिर से नए वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है, वही वीडियो ही आपके लिए सफिशेंट है। बाकी आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा कांटेक्ट नंबर वगैरह सब आपके पास है, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर काफ़ी बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें पेपर में आ सकती हैं वो हम आज इस पूरे वीडियो के तहत देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पर हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट और कितने ओशियन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रफली बना मैप है, आपको उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला कॉन्टिनेंट एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है। एरिया के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, ठीक। साउथ अमेरिका के बाद चौथे के बाद पांचवें नंबर पे क्या आएगा भाई? पांचवें नंबर पे आएगा अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका के बाद यूरोप और एशिया को अलग करने वाला एरिया है यूराल, और ये आता है यूरोप यहां पर, ठीक, छठे नंबर पे। और सातवां सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो 7 कॉन्टिनेंट 5 ओशियन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और 5 ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक, फिर आपका अटलांटिक, फिर आपका इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन, फिर आर्टिक ओशन। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमारे पास एक वर्चुअल लाइन है जो हमारे अर्थ के बीचों बीच से जाती है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट इज नोन एज इक्वेटर। वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, और बीचों बीच से ये 3 कॉन्टिनेंट से होकर जाती है। 3 कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया है। और कितने देशों से होकर जाती है? 13। तो याद रखिएगा, इक्वेटर 13 देशों से होकर जाती है। कितने देशों से होकर जा रही है? 13। अब इन 13 देशों को हम फटाफट देख लेते हैं, पेपर में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पेशली याद रखिएगा, आपके साउथ अमेरिका और एशिया के देश पूछे जा जाते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में 3 देश हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील, ठीक है, जिससे इक्वेटर पास होती है। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबती, ये 3 देश, ठीक है। बाकी बचे हुए देश जो हैं वो सब अफ्रीका से हैं। टोटल 7 अफ्रीका में है, ठीक है। एक दो को ये सो टोम एंड प्रिंसिपी है, फिर गैबन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, उगांडा है, सोमालिया है और केनिया है, ठीक है। नाम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैपिंग में मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसको देख लेते कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में ये 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। अफ्रीका में गैबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा, केनिया, सो टोम एंड प्रिंसिपी और सोमालिया। फिर एशिया में आपके पास मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती, ठीक है। वाटर बॉडी आपकी 3 है, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन से होते हुए ये इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर 0 डिग्री की लाइन होता है। फिर आते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में पाई जाती है ना। 23.5 डिग्री उत्तर में है और ये 3 कॉन्टिनेंट से होकर जा रहा है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है।
नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और बहामा से होके जाता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक। फिर अफ्रीका के बहुत सारे देशों से है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। फिर एशिया में ये क्वेश्चन आपका बनेगा, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान। टोटल एशिया में 8 देशों से होकर जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ओवरऑल 17 देश है, और ये कौन कौन से हैं ये आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर 2 है। आर्चिपिएगो मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे देशों के समूह को हम आर्चिपिएगो बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अफ्रीका से नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिशस, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा। एशिया में 8 देश हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई और ताइवान। अगर इधर इंडिया रखोगे तो इंडिया के इस तरफ आपका ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया है ना। इधर CBMT ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, ठीक है, CBMT, ठीक। चलिए अब आते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 3 कॉन्टिनेंट से होकर जाती है। पहला कॉन्टिनेंट आपका साउथ अमेरिका है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ठीक है। फिर आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका में बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, और ऑस्ट्रेलिया में पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो देख लेते हैं देशों के नाम। साउथ में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पैराग्वे, ठीक है। ब्राजील पर ध्यान दीजिए, तो ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां से इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। अफ्रीका में नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर मिलता है ना। और पूरा अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में पूरा है। और वाटर बॉडी, ये सब वाटर बॉडीज हैं, याद रखो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर आता है 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, जिसे आप GMT भी बोलते हो, ठीक। 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से चलता है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। ये हो गए आपके यूरोप के 3 देश, UK, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। फिर आता है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ठीक है। ये 5 देश कहाँ के हो गए? अफ्रीका के, है ना। माली, अर्जीना, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना। और लास्ट में आता है क्वीन मॉडलैंड, अंटार्कटिका। तो 3 कॉन्टिनेंट से ये भी होकर जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। यूरोप में UK, स्पेन, फ्रांस। अफ्रीका में घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो, अंटार्कटिका, और बाकी सब वाटर बॉडीज हैं, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से 3 लाइनें पास होती है? अफ्रीका। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से 2 लाइनें पास हो रही है? साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के अलावा एशिया, ठीक, ये याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका से एक ही लाइन पास होती है, तो 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहां से 2 पास हो रही हैं, ठीक। और वो एकमात्र कॉन्टिनेंट जहां से 3 पास हो रही हैं, ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका से 3 ने 4 लाइनें पास होती है। GMT भी पास होती है, देखो ये ऐसे पास होती है, और बाकी सब ऐसे, ऐसे और ऐसे जाती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से 4 लाइनें होकर जा रही हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के लिए, ठीक है। चलिए अब हर एक कॉन्टिनेंट को हम देखते जाते हैं धीरे धीरे। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले एशिया। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे दिया है, मैंने लिख दिया है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट पेपर के लिए नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसका टोटल लैंड एरिया, वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का 29.9% होता है ना, ठीक। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, लगभग टोटल वर्ल्ड के 59% है। एरिया लगभग 30% और जनसंख्या उस पर रही 60% दुनिया की। तो कितना घनी आबादी वाला क्षेत्र है आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी 45% लोग जो है शहरों में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में, और 55% लोग कहाँ रह रहे हैं? गांव में, है ना।
इसमें कुल कितने देश आ रहे हैं? 51 देश आते हैं। ठीक, एशिया में हमारे पास 51 देश आते हैं, जिसमें से 48 नेशंस को यूएन ने मान्यता दे रखी है। इसमें हांगकांग, ताइवान और मकाऊ, इन तीनों को चाइना के साथ डिस्प्यूट होने की वजह से यूएन ने मान्यता नहीं दे रखी है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरब है। कौन सा है? अरबियन पेनिनसुला है, इसी बात याद रखिएगा। अब देखिए एशिया का अगर देखें तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके चार आखिरी कोने हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे नॉर्थ में मिस केप मिस सेलुस्किन है, ईस्ट में मिस जिनेवा है, वेस्ट में मिस आर्टिसेसडी है, और केप टीजी बुरू सबसे साउथ में है। तो इसके चार एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे मैंने दिखा दिए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए यूरोप के, सॉरी एशिया का क्या है, एशिया का आपका पूरा मैप है। इसमें देखो कितने देश हैं, कितने सारे देश हैं। ठीक है, और एशिया का डिवीजन भी आपको यहाँ पर आराम से दिख जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं एशिया का बाउंड्रीज, तो एशिया और यूरोप आपस में सटे हुए हैं। एशिया से अफ्रीका अलग होता है, एशिया से ऑस्ट्रेलिया अलग होता है ना। तो एशिया काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है ना। और एशिया से सिर्फ साउथ अमेरिका को, अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए एशिया और यूरोप के बीच का जो बाउंड्री है, ये देखिए, ये एशिया है, ये पूरा यूरोप है, और इसके बीच की जो बाउंड्री है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कलर में, है ना। किस रंग में? ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये पूरा है ना। तो एशिया यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाने का काम कौन करता है? एशिया यूरोप के बीच की जो बाउंड्री है इसको डिफाइन करने का काम करता है यूराल पर्वत। कौन? यूराल माउंटेन्स। इसके अलावा कैस्पियन सी है, काकेशस पर्वत है, और ब्लैक सी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो काकेशस पर्वत एक तरफ से ब्लैक सी से कनेक्टेड, दूसरी तरफ से कैस्पियन सी से। देखो ये वाला देखोगे तो ये रेड लाइन जो आ रही है ये आपका यूराल की है, फिर देखो ये कैस्पियन सी है, फिर ये काकेशस, फिर रेड लाइन, फिर ये ब्लैक सी। तो इस तरह से ये पूरा डिवीजन हो गया किसका? यूरोप और एशिया का। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, जबकि अगर हम देखें तो एशिया और अफ्रीका को स्वेज कैनाल और रेड सी अलग करती है ना। रेड सी आप देखेंगे तो ये अरबियन पेनिनसुला है और ये अफ्रीकन पेनिनसुला है, इन दोनों को अलग करता है। रेड सी की अगर हम बात करते हैं, देखो रेड सी ठीक है, रेड सी 6 देशों से कनेक्टेड है, इसे याद रखिएगा। यस डेस। ठीक है, यस डेस का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, कई बार पूछा जाता है तो काम आ जाएगा आपके। वाई फॉर येमेन, ई फॉर एरिट्रिया, एस फॉर सूडान, डी फॉर जिबूटी, ई फॉर इजिप्ट, एस फॉर सऊदी। इसे याद रखिएगा। इसी तरह से आपके पेपर में कैस्पियन सी के साथ कौन कौन से देश बाउंड्री बनाते हैं, तो इसमें याद रखिएगा रतिक। ठीक है, आर फॉर रशिया, ठीक है, ए फॉर अजरबैजान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, आई फॉर ईरान, और के फॉर कजाकिस्तान। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान। ठीक, तो अगर देखा जाए तो आपका 5 देश कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री बनाते हैं, और यूरोप एशिया के बीच में ये सबसे बड़ी दुनिया की झील है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साथ 5 एरियाज हैं जो कनेक्टेड हैं,
इसे याद रखिएगा। फिर आता है आपका सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के बारे में देख लेते हैं। देखो सुएज कैनाल जो है ये मैनमेड कैनाल है और ये पोर्ट सईद को, किसको, पोर्ट सईद को सुएज से जोड़ता है ना। और ये याद रखिएगा सुएज कैनाल के बनने के बाद मेडिटेरियन सी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है। ठीक है, याद रखिएगा। मेडिटेरियन सी दुनिया का एकमात्र ऐसा सी है जो तीन तरफ से, तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है। ठीक, और सुएज कैनाल दो कॉन्टिनेंट के बीच का एरिया है। ठीक, ये बनाई गई मैनमेड कैनाल, इसे याद रखिएगा। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यू गिनी सीमा बनाता है और इसके बीच के एरिया को बोलते हैं वेलेशिया। ये याद रखिएगा, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की बाउंड्री लाइन को डिफाइन करता है। इसी तरह से एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच की बाउंड्री को डिफाइन करता है बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि से अलास्का और रशिया एक दूसरे से अलग होता है और ये इंटरनेशनल डेट लाइन पर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर है, इसे याद रखिएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन पर कौन सी स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है, इसे याद रखिएगा। ठीक ठीक, एशिया में जो सबसे बड़ा पठार पाया जाता है, ठीक है, वो है आपका तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे बड़ा पठार, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू। रूफ ऑफ वर्ल्ड या दुनिया की छत किसे कहा जाता है, पामीर प्लेट्यू को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर गोबी, सहारा और साइबेरियन डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा डेजर्ट गोबी डेजर्ट है। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी झील या लेक कैस्पियन सी है। इसके अलावा दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक भी एशिया में है जिसका नाम है बैकाल। बैकाल पूरी तरह से रशिया में पाई जाती है। इसके अलावा सॉल्ट वाटर की सबसे खतरनाक लेक है डेड सी। क्या नाम है इसका, डेड सी। ये एशिया में मिलती है, इजराइल जॉर्डन के बॉर्डर पर, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये तिब्बतन प्लेट्यू है, ये चाइना में है, और ये है आपका पामीर प्लेट्यू, ये भी एशिया में पाया जाता है। इंडिया के में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के बगल में ही दोनों चीजें पाई जा रही हैं। ठीक, प्लेट्यूज मतलब होता है पठार। ठीक, एशिया का सबसे गर्म जगह कौन सी है, जकोकाबाद पाकिस्तान में है, और एशिया की सबसे ठंडी जगह बाल्योयास्क साइबेरिया में है। ठीक है, ये देखो, ये जकोकाबाद का एरिया आपको दिख रहा है ना, और इसी तरह से ये देखो, ये आपका साइबेरिया का एरिया दिख रहा है। आप इसे देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एशिया के डिविजन्स, एशिया बहुत बड़ा है। एशिया को हम साउथ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साइबेरियन रीजन्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले देखा जाए तो साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया मतलब ये वेस्ट के जो नेशंस हैं ये सब इसमें आते हैं। पहले इसमें अफगानिस्तान आता था लेकिन अब नहीं आता, लेकिन हमने यहाँ पे अफगानिस्तान का नाम दे रखा है। इसमें अफगानिस्तान, बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन, टर्की देश आते हैं, है ना। टर्की, टर्की को अगर देखोगे, टर्की दूसरा ऐसा देश है जो यूरोप एशिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है, दो देश ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं, एक आपका रशिया है और दूसरा है टर्की। ठीक है, टर्की तो ज़्यादा एरिया दोनों में नहीं है, लेकिन यूरोप और एशिया के बीच में रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और रशिया में जो एरिया एशिया में पाया जाता है रशिया का, उसे हम बोलते हैं साइबेरिया। पूरा एक अलग डिवीजन अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे, है ना, उसे याद रखिएगा। तो साउथ वेस्ट एशिया में इतने नेशंस आते हैं, इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। साउथ एशिया, साउथ एशिया में आपके पास कौन कौन से देश आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका। इन शॉर्ट जितने भी नेशन सार्क में आते हैं, सार्क नेशंस होते हैं, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, है ना, तो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं साउथ एशिया में, है ना। साउथ एशिया में सारे देश आपको दिख रहे हैं, सब इंडिया के पड़ोसी देश हैं। ठीक, फिर आता है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो आसियान नेशन होते हैं उन्हें साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं ना। साउथ ईस्ट एशिया में आसियान नेशंस आते हैं, कौन से, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में टोटल कितने नेशन हैं? 10 नेशन हैं। उन नेशंस के नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। शुरुआत होती है ब्रुनोई 1 नंबर, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। टोटल कितने देश हो गए? 10 देश हो गए, ये याद रखिएगा। यहाँ की प्रजाति मंगोल है और मेकोंग इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी नदी है। इसे बोला जाता है कि यहाँ की जीवन रेखा है ना। इसको यहाँ पर गंगा भी बोला जाता है या फिर साउथ ईस्ट एशिया की डेन्यूब भी बोला जाता है। इसे याद रखिए, डेन्यूब यूरोप की नदी से तुलना की जा रही है, ठीक। और यहाँ पर एक लौता लैंडलॉक नेशन लाओस है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। यहाँ का एक लौता लैंडलॉक नेशन कौन सा है? लाओस, ठीक है। ये देखिए लाओस जो है यहाँ का एक लौता लैंडलॉक नेशन। अब देख लेते हैं इसको मैप पर तो आसानी समझ में आ जाएगा। देखो ये पूरा नेशंस का दिखाया जा रहा है। म्यांमार, लाओस, लाओस देखो पूरा सा लैंडलॉक है, बाकी कोई भी नेशन इन 10 में से लैंडलॉक्ड है ही नहीं, है ना। देख सकते हैं म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और ये पूरा फिलीपींस। टोटल 10 देश हैं और ये आसियान देश के नाम जो आपने सुने हैं वो सब यही है, ठीक है। भारत आसियान का हिस्सा नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा नेशन नहीं है, कम ही नेशन है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ताइवान, ठीक है। ये इतने नेशंस यहाँ पर ईस्ट एशिया में आते हैं। फिर आता है सेंट्रल एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान देश आते हैं। अब चलिए देख लेते हैं ईस्ट एशिया के देशों को। ईस्ट एशिया में देखो ये पूरा मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, मकाऊ, हांगकांग। फिलहाल मकाऊ, हांगकांग इनको मान्यता नहीं प्राप्त है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये पूरा जो हाईलाइटेड है वो आपके ईस्ट एशिया में आते हैं। और सेंट्रल एशिया में आता है आपके ये तान, इनको याद रखिएगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 तान है, ठीक। एग्जाम में इनके कैपिटल आ सकते हैं। कजाकिस्तान का नया कैपिटल क्या हो गया है? नूर सुल्तान। इसका नाम चेंज हो गया, पहले अस्थाना था, अब नूर सुल्तान हो गया, तो इसे याद रखिएगा। बाकी उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद है, किर्गिस्तान का बिश्केक है, तजाकिस्तान का दुशांबे है, तुर्कमेनिस्तान का अशकाबाद है। याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखो ये झील पाई जा रही है किसके बीच में? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। इस झील का नाम है अराल लेक। क्या नाम है? अराल सी, याद रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक नेशन कजाकिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक। तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये सेंट्रल एशियन नेशन बहुत पूछे जाते हैं, मोदी जी बहुत ज़्यादा यहाँ की विजिट कर चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप बचपन से पढ़ते चले हैं, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, यही है भैया सेंट्रल एशिया, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आर्य कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। तुर्क कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। मंगोल कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। तो ये बहुत सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहा है हमारे पास, ठीक। चलिए फिर आते हैं साइबेरिया। साइबेरिया देखो, साइबेरिया रशिया के हिस्से को कहा जाता है, रशिया का वो हिस्सा जो आपके एशिया में पाया जाता है, साइबेरिया। यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करता है 2 पहाड़, उराल और कैस्कस, है ना, करस्कस। और 2 वाटर बॉडीज हैं, कैस्पियन सी और डेड सी, इसे याद रखिएगा। काकेशस पर्वत को याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपके एशिया में पाई जाती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8848.86 मीटर, 0.86 मीटर अभी रिसेंटली बढ़ा है। और ये 0.86 मीटर कितने फीट में है? फीट अगर आने देखोगे तो 3 फीट इसकी हाइट बढ़ गई है, तो अभी हाल में ही इसकी हाइट बढ़ी है, इसे याद रखिएगा। और नेपाल और तिब्बत में ये पाया जाता है। संसार का या वर्ल्ड का और एशिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है? डेड सी, मृत सागर, जो इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पे पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए हमने एशिया देख लिया, अब यूरोप पर आते हैं, ठीक। 7 महाद्वीपों में इसका स्थान कौन सा है? एरिया वाइज 6वां नंबर है। ये अकेला महाद्वीप है जहां पर बहुत ज्यादा आबादी होने के बाद भी ये समृद्ध है, कुशल है, मतलब ये बहुत प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यूरोप देखो ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है,
ठीक है। इसकी बाउंड्री देखो, इधर बैरेट सी है, इधर यूराल है, इधर कैस्पियन है, काकेशस है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी, और इधर आपका अटलांटिक ओशन। तो अगर देखा जाए तो इसकी बाउंड्रीज की कवरिंग देखिए, बैरेट सी, अटलांटिक ओशन, वाटर बॉडी, फिर भूमध्य सागर। तो ये देखो तीन तरफ से तो किससे घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से। इधर आपका पहाड़ से घिरा है, फिर इधर एक लेक से घिरा है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ये देखिए, ये इसका देशों के क्वांटिटीज आगे, बहुत ज़्यादा देश हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं यहाँ पर, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसे और बेहतर देख लें, सारे देशों के नाम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वो देश हैं जहाँ से दुनिया की सारी रैंकिंग में नंबर 1 पे रहते हैं। ठीक है, और नॉर्वे की अगर हम बात करें तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक, बाकी देखो छोटे छोटे नेशन जहाँ पर सब लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक, इसके 4 कोने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ पे केप माइन फिलिजेली है। ठीक है, ईस्ट में यूराल पर्वत का रीजन है। ठीक है, वेस्ट में पुर्तगाल का रीजन है, कोबो डोटुका, और स्पेन इसका साउथ मोस्ट पॉइंट है पूटा डे टरीफा, है ना, इसे याद रखिए, पूटा डे टरीफा। ठीक, यूरोप एशिया के बीच में जो सीमा बनती है मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये जो सीमा है वो यूराल पर्वत और कैस्पियन सी मेन रूप से बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कैंडिनेविया, आइबेरियन, बाल्कन और पेनाइन, ये पेनिनसुलर रीजन है यहाँ का। और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप जो है ब्रिटिश द्वीप है, और उसके बाद आइसलैंड है। यहाँ पे 2 आइलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, एक ब्रिटेन का और दूसरा आइसलैंड का। ठीक, अब आते हैं एक वर्ड स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया एक पेनिनसुला है। ठीक है, और अक्सर एग्जाम पूछा है स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी होती हैं, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखो, इसमें आता है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब भाषा के आधार पर इसको लेते हैं तो डेनमार्क और आइसलैंड को भी इसमें ले लेते हैं। ठीक है, पहले फिलहाल ये 3 देश हैं। ठीक है, लेकिन अगर भाषा के आधार पर तो आइसलैंड और आपका डेनमार्क को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम और फिनलैंड का हेलसिंकी, डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन होता है और आइसलैंड का रेजेविक। ये याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ये तीनों आर्टिक पर है और यहाँ पर 6-6 महीने के दिन होते हैं, और नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। आइसलैंड आर्टिक के सबसे करीब नेशन है। ठीक है, आर्टिक सर्किल पर नहीं है, आर्टिक सर्किल के सबसे करीब नेशन है, इसे याद रखिएगा। और नॉर्वे जो है पूरी तरह से आर्टिक पर है, इसे याद रखिएगा, इसी से लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला था। स्वीडन, फिनलैंड आर्टिक से थोड़ा सा नीचे है ना, इसे ध्यान रखना। ठीक, तो अगर आपसे पूछे स्कैंडिनेविया कंट्री कौन सी है तो 3, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और थोड़ा सा डिटेल में पूछे तो डेनमार्क और आइसलैंड को भी आप ले सकते हो। फिर आते हैं बाल्टिक नेशन। बाल्टिक नेशन बाल्टिक सी के चारों तरफ है ना। ठीक है, ये देखो तुम्हारा ये बाल्टिक सी है ना, गल्फ ऑफ रीगा से कनेक्टेड है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी के चारों तरफ जो नेशंस है उसे हम बोलते हैं बाल्टिक नेशंस। बाल्टिक नेशंस में कौन कौन से देश आते हैं तो ये याद रखिएगा, इसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया 3 नेशन आते हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ठीक है, विल्निस इसका कैपिटल है लिथुआनिया का, रीगा लैटविया का कैपिटल है, और टैलिन जो है ये किसका कैपिटल है, ये एस्टोनिया का है। देखो सबका नाम लिखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आते हैं बाल्कन स्टेट। बाल्कन साइबेरिया, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, एथेंस बाल्कन राज्य कहते हैं। बाल्कन राज्य के अंदर इतने देश आते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कौन आता है कौन नहीं आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, बाल्कन आपका यूरोप का साउथ में पड़ता है ना, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया एक देश था जो कि बाद में टूटकर कई सारे देशों में बटा। इससे कौन कौन अलग हुआ, स्लोनाविया, क्रोएशिया, बोस्निया, मैकेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया। ठीक है, बाद में यूगोस्लाविया एक बड़ा सा देश था जो कि 5 अलग अलग देशों में टूटा। बाद में सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो मिलकर यूगोस्लाविया बने।
लेकिन बाद में ये फिर अलग हो गए और 2006 में मॉन्टेनेग्रो का एक बार एग्जिस्टेंस आया और फिर सर्बिया से अलग होकर कोसोवो नाम का एक दूसरा देश बना। तो इस तरह से देखा जाए तो यूरोप में नए नए देश अलग होते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, डिविजन्स होते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। तो यूरोप में छोटे छोटे बहुत सारे डिविजन्स हैं, है ना। अब अगर यूरोप का क्लाइमेटिक डिवीजन देखें तो देखो इसका नॉर्थ पार्ट जो है टुंड्रा और पोलर सब पोलर क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखा जाए दूसरा एरिया इसका ईस्ट मोड, तो ये आपका समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब बोल सकते हैं कि टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए इसका वेस्ट पार्ट, तो वहाँ पर आपका ओशियन क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है और इसके जो सदर्न पार्ट पर है तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जाता है। तो 4 डिवीज़न हैं इसे क्लाइमेटिक कंडीशंस के, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फ्रांस, ठीक है। यूरोप में जो आपका वेस्टर्न यूरोप है वहाँ का सबसे बड़ा देश फ्रांस है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। फ्रांस और स्पेन अगल बगल में बाउंड्री बनाया और इसके बीच में एक छोटा सा देश है अंडोरा, बहुत ही छोटा सा लैंडलॉक देश है अंडोरा, आजकल बहुत न्यूज़ में है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अंडोरा जो है ये बहुत छोटा सा देश है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अभी हाल में ही ये न्यूज़ पे चल रहा था, ये क्यों न्यूज़ में चल रहा था मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब फ्रांस की बाउंड्री बहुत सारे देशों से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऊपर इंग्लिश चैनल लगा हुआ है, ठीक है, यूके से कनेक्ट है। पश्चिम में बिस्के की खाड़ी है, ठीक है, बिस्के की खाड़ी आपको मिल रही है और भूमध्य सागर दक्षिण में है, ये आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इससे बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा मिलते हैं। अंडोरा अभी न्यूज़ में, मुझे जरूर बताना क्यों न्यूज़ में है, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में काफ़ी सारे अलग अलग एरिया हैं, ठीक है। फ्रांस के 4 अलग अलग दूसरे देशों में, दूसरे कॉन्टिनेंट में, दूसरे देशों में एरियाज हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में इसका एक एरिया है फ्रेंच गुयाना, वेस्ट इंडीज में गुडालोप और मार्टिनिक नाम का एरिया है। इंडियन ओशन में रियूनियन आइलैंड है और मोयोटो द्वीप है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिनेशिया में आइलैंड्स हैं जो इसके कब्जे में हैं, इसके फ्रांस के, आप देख सकते हो। तो फ्रांस के ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज जो हैं वो उसके कब्जे में हैं। तो याद रखिएगा कौन सा कहाँ पर है, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच पॉलिनेशिया, मार्टिनिक, गॉडेन्यूप, सेंट पियरे, मायोट, रीयूनियन आइलैंड कई बार पूछा जाता है किसके कब्जे में है। रीयूनियन आइलैंड आपका फ्रांस के कब्जे में है और ये किस ओशियन में, इंडियन ओशियन में है ना। न्यू कैलिडोनिया, वैलिस एंड फोर्टूना, ये सब जो हैं वो आइलैंड्स हैं या वो रीजन्स हैं। फ्रांस देखो यहाँ पर है और फ्रांस से कितना अगर देखा जाए, फ्रांस आपका कहाँ पर है, फ्रांस आपका छोटा सा नेशन है ना, ये देखो यहाँ पर। और फ्रांस से का टेरिटोरियल रीजन कितना बड़ा है, दुनिया भर में फैला हुआ है, क्योंकि कॉलोनीज बनाने का काम सबसे पहले यूरोपियन नेशन ने किया था। फ्रेंच लोग भी भारत आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए थे, पुर्तगालीज भी आए थे, डच भी आए थे, सबकी कॉलोनीज दुनिया भर में भी थोड़ी थोड़ी बची हुई है, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक ठीक। इसके अलावा एक पर्वत है, ये बहुत पूछा जाता है, पेरनीज, ठीक है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आपको एक माउंटेन मिलेगा, इसे बोलते हैं पेरनीज माउंटेन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत है, ठीक है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है, कौन सा पर्वत, जूरा, ठीक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बासजेस पर्वत जो है भी फ्रांस में पाया जाता है, ठीक। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है आल्प्स पर्वत की, माउंट ब्लैक है, जो फ्रांस में ही पाई जाती है।
आल्प्स माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो फ्रांस में पाई जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी और फेमस नदी है सीन। ठीक है, देश की जो राजधानी है पेरिस इसी नदी के किनारे बसा हुआ है ना। पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। ठीक है, लोयर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। रोन नदी जो भूमध्य सागर में गिरती है देश की सबसे अधिक पानी निकासी करने वाली नदी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं यूके। यूके में पहली चीज तो आपको समझना है यूके है क्या। ठीक है, यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम है ना। यूनाइट किए हुए कई सारे किंगडम है। तो कौन कहता है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से एरिया आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉट, वेल्स और नदर्न आयरलैंड, है ना। याद रखिए, आयरलैंड भी इसी में आता है। जबकि इंग्लैंड में सिर्फ 3 ही देश, जबकि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन और यूके के बीच में डिफरेंस आता है क्या? आयरलैंड का। ये याद रखिएगा, किसका डिफरेंस आता है? आयरलैंड का। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए नीचे इसके इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। ठीक, और अगर नॉर्थ सी देखा जाए तो वो इसको अलग करता है। ये एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक, तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है। डोबर स्ट्रेट के द्वारा और इंग्लिश चैनल के द्वारा ये यूरोप के मेन एरिया से अलग होता है। जीएमटी लाइन यहीं से होकर जाती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये याद रखिएगा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ की? यूके की चोटी बेन नेविस है जो स्कॉटलैंड में है। कहाँ? स्कॉटलैंड में। ठीक है, वैसे तो माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन मैं यूके की अगर बात करूं तो ये आपके बेन नेविस है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। पिनाइल पर्वत यहाँ का मेन माउंटेन्स है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है सेनबर्न। ठीक है, इसके अलावा थेम्स वो नदी है जिसके किनारे आपका लंदन बसा हुआ है। ठीक, इसे याद रखिएगा। ठीक, फिर जर्मनी एक इंपॉर्टेंट नेशन है। ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका विभाजन हो गया था और 1990 में इसका फिर यूनिफिकेशन हुआ। ठीक, अगर जर्मनी की पोजीशन देखें तो उत्तर में बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर और डेनमार्क है। पूर्व में या ईस्ट में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, साउथ में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड एरिया है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। किसकी राजधानी बर्लिन है? आपकी जर्मनी की। जर्मनी का जो डिवीज़न हुआ था ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर का नतीजा था। ठीक है, इसका एक जर्मनी जो था वो बहुत अविकसित हो गया था जो आपका रशिया के कब्जे में था, और दूसरा जो मेन जर्मनी था वो विकसित होता जा रहा था। बाद में इसका यूनिफिकेशन हुआ। तो यूनिफिकेशन कब हुआ? 1990 में। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, जर्मनी वगैरह में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोयला, लिग्नाइट, पोटाश बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ एरियाज हैं वो बिटुमिनस कोयले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल रूर बेसिन है जो कि कोयले के लिए बहुत फेमस है। रूर बेसिन इज फेमस फॉर द कोल एंड इट इज द मेन रीजन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में खनिज तेल के या बोल सकते हैं क्रूड ऑयल के बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है सैक्सोनी जो कि एक्स आइलैंड का हिस्सा है। सैक्सोनी जो कि एक्स आइलैंड का हिस्सा है। यहाँ पे पिग आयरन का भंडार बहुत ज़्यादा है जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रशिया की अगर बात करें तो सोवियत यूनियन के अलग होने के बाद 15 नए राज्यों का इससे निकले सोवियत यूनियन से, और उसमें से जो सबसे बड़ा देश निकला वो रशिया था। ठीक है, इसमें निकलने वाले देश इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक राज्यों को छोड़कर 12 स्वतंत्र राज्यों ने एक राष्ट्रकुल बनाया हुआ है जो कि अभी भी रशिया के कंट्रोल में है।
रशिया अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। इसका कैपिटल है मॉस्को, जो कि आपका उस यूरोप वाले रशिया में पाया जाता है। ठीक, कौन कौन से एरियाज उससे अलग हो गए हैं 12 देशों में? तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, मोल्दोविया, जॉर्जिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन और रूस। ये वो है जो 12 है और 3 आपके बाल्टिक नेशन। ठीक है, और 5 देश इसमें से मध्य एशिया में आते हैं। ठीक है, काकेशस राज्यों की में आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान आते हैं। ये आपका एशिया में, यूरोप में है। और अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन का 76% अभी भी रशिया में है और 24% से ही बचे हुए 14 देश बने हैं। 2 महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा फैला हुआ आपका कौन सा एरिया है? रशिया, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, रशिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे रूट रशिया में ही है, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक, है ना, या सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राद तक। इसे याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राद दुनिया की सबसे लंबी रेल रूट। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास अगला कॉन्टिनेंट आता है अफ्रीका। अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है, एक अलग तरीके का कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अगर देखा जाए। ठीक, और ये एकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से सारी लाइनें पास होती है, इसलिए दुनिया के बीचों बीच में कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में रेड सी है, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है और ईस्ट में इंडियन ओशियन है। तो चारों तरफ से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर देखो तो ये आपका मेडिटेरियन सी आ जाएगा, ये आपका रेड सी आ जाएगा, ये आपका इंडियन ओशियन हो जाएगा और वेस्ट में आपका अटलांटिक ओशियन। तो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है ना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। ठीक है, और ये दुनिया का एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर आपकी स्ट्रेट्स कौन कौन सी है, इसकी लोकेशन समझिए। ठीक, यहां पर इस तरफ ये वाला रीजन जो है, यहां पे आपको पाई जाएगी जिब्राल्टर स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो जिब्राल्टर स्ट्रेट अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, मोरक्को और स्पेन को। इसको मोरक्को और स्पेन को, ये याद रखिएगा। और इसे की टू मेडिटेरियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी। की टू मेडिटेरियन सी, ऊपर मेडिटेरियन सी है तो उसकी चाबी है कौन सा? आपका जिब्राल्टर, इसे ध्यान रखिएगा। जिब्राल्टर की अगर हम मेन बात करें तो ये 2 वाटर बॉडी को जोड़ रहा है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन, और 2 लैंड को अलग कर रहा है, मोरक्को और आपका स्पेन। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखा जाए तो यहां पर स्विस स्टेट है। ठीक, इसी तरह से अगर यहां देखा जाए तो यहां पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे रीजन्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडीज बहुत पाई जा रही है तो इसीलिए ये सारे रीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिब्राल्टर, स्विस और बैबल मैंडेब, ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं यहाँ के। तीनों जल संधियाँ अफ्रीका को करती हैं। ठीक, अफ्रीका के चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स, एल गिनाब ट्यूनीशिया, हैंगून पॉइंट सोमालिया, सबसे ईस्ट में केप वेस्ट एल्माडी पॉइंट सेनेगल में है इधर की तरफ, और केप अलगुल साउथ अफ्रीका। तो चारों एक्सट्रीम पॉइंट याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है, कौन सा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और जो अफ्रीका में पाया जाता है,
और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। कौन सी है? किलिमंजारो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अफ्रीका में बहुत सारे डेजर्ट है। उसके में एक डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है। ठीक है, ठीक। तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं अफ्रीका में। ठीक, अलग अलग द्वीप छोटे छोटे हैं। ठीक है, ईस्ट में सियाचिन सकोत्रा है, मेडागास्कर, कोरास और मॉरिशस जो है इंडियन ओशन में। ठीक है, केप वर्डे, बिगास, बियोजो, सो टोम एंड प्रिंसिपी अटलांटिक ओशियन में है। और जोस मोडेरा किनारी जो है ये साउथ वेस्ट की तरफ है ना, और साउथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ आपका सेंट हेलेना टिस्टेंट। तो इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट आइलैंड है वो आपका मेडागास्कर है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा सो टोम एंड प्रिंसिपी है। ये दोनों आइलैंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा यहीं पे पाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका में कॉफ़ी, जैतून, इन सब का, ओलिव का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अफ्रीका का 71% प्लेट्यू है, पठार है, इसलिए वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी पाई जाती है जिसका नाम है नील नदी, है ना। ठीक, अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी पाई जाती है, ये अगर अफ्रीका है तो ये आपका विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक की खास बात क्या है? इक्वेटर पर है और यहां से नील नदी निकलती है और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी लेक टंगानिका, अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में छोटे छोटे देश हैं, ज्यादातर देश आपके जो है वो नदियों के नाम वही है। कॉन्गो नदी है अफ्रीका में, एक नदी पाई जाती कॉन्गो। कॉन्गो नदी की खास बात क्या है? इक्वेटर को 2 बार कट करती है। किसको 2 बार कट करती है? इक्वेटर को। ठीक है, ये कॉन्गो नदी है। कॉन्गो नदी का क्या काम है? इक्वेटर को 2 बार कट करती है। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी पाई जाती है साउथ अफ्रीका के पास, लिम्पोपो। क्या नाम है इस नदी का नाम? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है कैप्रिकॉन को, मकर रेखा को 2 बार कट कर दे। तो अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है ना। अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसे कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जाता है। दुनिया की शुरुआत माना जाता है अफ्रीका से हुई है और अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए डेवलपमेंट ना के बराबर है। ठीक, और ये एक बहुत ही ड्राई एरिया है। यहाँ पर प्लेट्यू, पठार बहुत ज़्यादा है। 70% एरिया पर लगभग प्लेट्यू रीजन है और मिनरल्स से एक इम्पॉर्टेंट, मिनरल्स से भरा हुआ एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट मिलता है, नमिब डेजर्ट मिलता है। कालाहारी डेजर्ट इस रीजन में है, नमिब डेजर्ट भी इसी रीजन में, साउथ की एरियाज में मिलता है, अफ्रीका के साउथ एरियाज में। और आपका सहारा डेजर्ट इस जगह पर है, नॉर्थ अफ्रीका में, इसे याद रखिएगा। तो अफ्रीका में डेजर्ट 3 पाए जाते हैं, सहारा, कालाहारी और नमिब, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका छोटा सा देश, छोटा सा कॉन्टिनेंट है। इसमें ज़्यादा देश नहीं पाए जाते हैं। आप देखिए तो वेनेजुएला, ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील, सूरीनाम, फ्रेंच गोयाना, इतने सारे देश हैं। टोटल मिला के 13 देश हैं। ठीक, इसमें 2 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। कौन से? बोलिविया और पैराग्वे। ब्राज़ील यहाँ का इकलौता एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर सबसे लंबा देश चिली है। देखो चिली मतलब मिर्चे के जैसा फैला हुआ है, लंबा सा है, देख रहे हैं। अर्जेंटीना के पास एक आइलैंड है जिसका आइलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड। वो अर्जेंटीना का एक विवादित आइलैंड है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को
जोड़ने वाला एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं पनामा, पनामा इस्थमस। ये एक छोटा सा रीजन है जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। ठीक, चलिए देश देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 15 देश हैं यहाँ पे कुल मिलाकर। 15 देश, मैंने 13 बोल दिया था, गलत बोल दिया था, क्योंकि यहाँ पे है तो 13 ही, लेकिन 2 आपका फ्रेंच के कंट्रोल में रीजन है, तो इसलिए यहाँ के ओरिजिन जो है 13 ही है। ठीक, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया। ठीक, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, पेरू का लीमा, कोलंबिया का बगोटा, बोलिविया का लपाज, चिली का सेंटियागो, इक्वाडोर का क्वेंटो, सूरीनाम का परमिबो, वेनेजुला का कराकस, ये कैपिटल याद रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रिनिडाद टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन है ना, ट्रिनिडाद टोबैगो जहाँ से वेस्ट इंडीज की टीम आती है। गुयाना, जॉर्ज टॉइन, पैराग्वे, असनसियान, ठीक है, उरुग्वे, मोंटेविडियो, अरुबा, ओसेजेट्स, फ्रेंच गुयाना, कोयने। ठीक है, इनकी करेंसी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करते हैं, तो साउथ अमेरिका में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। साउथ अमेरिका में डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? डेजर्ट। उस डेजर्ट का नाम क्या है? उस डेजर्ट का नाम है एटाकामा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? एटाकामा डेजर्ट। दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है एटाकामा। ठीक है, ये याद रखिएगा। साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज पाई जाती है एंडीज पर्वत। ठीक है, यहाँ पे एंडीज पर्वत जैसे चलती है, इसी के एक तरफ आपका एटाकामा है। ठीक है, साउथ अमेरिका में 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़, यहाँ पर एक लेक पाई जाती है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है टीटीकाका, जो कि बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर है। ये देखिए टीटीकाका है। ठीक, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है टीटीकाका, जो कि आपकी साउथ अमेरिका में पाई जाएगी। यहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है एटाकामा। एटाकामा के अलावा एक डेजर्ट और पाया जाता है, ठीक है, पेंटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, तो ये डेजर्ट आपको याद रखना है कौन से कहाँ पर पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दुनिया की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी में से एक है आपकी अमेज़न। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। अमेज़न बड़ी है और नील नदी जो है लंबी है। बड़ी लंबी में क्या दिक्कत है, क्या अंतर है? तो बड़ी नदी जिसके पास ज़्यादा पानी है, लंबी नदी जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो दुनिया की सबसे लंबी बड़ी नदी जो है अमेज़न है, और अमेज़न नदी यहीं पे पाई जाती है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर है। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो वेनेजुला यहाँ का एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का भंडार है, लेकिन वो निकालते नहीं है। इसके अलावा दुनिया का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? अमेज़न के जंगल को। दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं, और वहीं पर यहाँ पर नदी मिलती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ब्राज़ील एक नेशन है जहाँ पर 2 लाइनें कट करती हैं। कौन सी? एक इक्वेटर, दूसरा टॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा यहाँ का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस और दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो है एटाकामा। पिछले 400 साल से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है वो है एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी या यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है अकांकागुआ। कौन सी है? अकांकागुआ, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक लेक पाई जाती है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, जिसका नाम है टीटीकाका। क्या नाम है? टीटीकाका। दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी थी? कैस्पियन सी। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक कौन सी? सुपीरियर। जो भी नॉर्थ अमेरिका में आएगी मैं बात करूंगा। इसके अलावा साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंजिल वाटरफॉल। वेनेजुला में पड़ता है, जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल, है ना, या एंजिल फॉल। ठीक है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजिल वाटरफॉल, जो कि साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टीटीकाका जो एक लेक है, ये एक
एक्सटिंक्ट वॉल्केनो बनी है, इसीलिए ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, इसे याद रखिएगा। ठीक। और फॉकलैंड एक आइलैंड है जिसका डिस्प्यूट चल रहा है अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में। फॉकलैंड आइलैंड वाले कह रहे हैं कि हमें ब्रिटेन के अंदर ही रहना है, जबकि ये टेरिटोरियल लिमिट में आता है किसके, अर्जेंटीना के। ठीक, चलिए ये तो बात होगी किसके बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा देशों में से एक है, बड़ा कॉन्टिनेंट में से एक है। यहाँ पे बहुत सारे देश पाए जाते हैं। यहाँ का मेन देश है यूएसए और कनाडा, मैक्सिको, ये 3 मेन देश हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक खास बात क्या है, नॉर्थ अमेरिका में एक भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, नो लैंड लॉक कंट्री, इस कॉन्टिनेंट में कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। दूसरा पॉइंट, सुपीरियर लेक यहीं पे पाई जाती है, जो कि दुनिया की एक फेमस बड़ी लेक है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है सुपीरियर। ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, सुपीरियर लेक आती है ग्रेट लेक्स के अंदर। किसके अंदर आती है, ग्रेट लेक्स के अंदर। ठीक, ग्रेट लेक्स। इसके अलावा यहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। यहाँ पर कोलोराडो, ठीक है, मोजावे, टिवावा, बहुत सारे डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहीं पर है। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि यहीं पर पाई जाती है। ठीक, चलिए कुछ चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेवलप कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, कोलंबस ने 1492 में इसकी खोज की थी। इसे नई दुनिया के नाम से जाना गया, न्यू वर्ल्ड। ठीक है, और इस पे सबसे पहले पुर्तगाली का एक नाविक था अमेरिगो वेस्पुकी, यहाँ पहुंचा और उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। तो इसे याद रखिएगा, पुर्तगाल का एक सेलर था अमेरिगो के नाम पे इसका नाम पड़ गया अमेरिका। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, बाद में इसका एक नॉर्थ में अमेरिका था ही, बाद में पता चला कि इसका साउथ में भी एक बड़ा लैंड मास है, तो उसे साउथ अमेरिका बोला गया। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है अगर देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका पनामा के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अलग भी होते हैं। तो पनामा नहर अगर पूछेगा, कैनाल पूछेगा, किसके बीच है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। और पनामा इस्थमस किसको कनेक्ट कर रहा है, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। ठीक है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड पाए जाते हैं, कैरिबियन आइलैंड, जो अभी मैंने आपको देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो मिडिल पार्ट है, मैक्सिको से लेकर वेनेजुला तक का, उसमें जितने भी छोटे छोटे आइलैंड आते हैं उसे हम लैटिन अमेरिकन भी बोलते हैं ना, या सेंट्रल अमेरिका। ठीक, देखो यहाँ लिखा, मैक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित देशों को राजनीतिक संस्कृति के आधार में मध्य अमेरिका भी कहा जाता है या लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यहाँ पर कुल 29 देश पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टोटल कितने देश हैं, 29 देश हैं। ठीक, अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा देश है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, ओटावा, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है मॉन्ट्रियल में। ठीक है, कनाडा आप देख सकते हैं, कनाडा बहुत बड़ा देश है यहाँ का। ठीक, सबसे बड़ा देश में आता है। ठीक, ये आपका कनाडा का एक डिवाइडेशन है। ठीक, कनाडा में आपका पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड, ग्रांड बैंक, है ना, न्यू फाउंडलैंड के पास, इस तरफ नीचे की तरफ। ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यू फाउंडलैंड की तरफ ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में कोई खास चीज नहीं है। ठीक, एक चीज आपको याद रखना है, ऊपर कनाडा है और कनाडा के जस्ट नीचे आपका क्या है, यूएसए। और कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं 49th पैरेलल लाइन, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये
49 डिग्री लैटिट्यूड के द्वारा अलग हो रही है, और यहाँ पर आपको झील मिलती है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी। यहाँ पे कुल मिला के 5 झील मिलती है ना। 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर 1 पर आपका आता है सुपीरियर, नंबर 2 पर आता है मिशिगन, नंबर 3 पर आता है ह्यूरॉन, नंबर 4 पर आता है ओंटारियो, और नंबर 5 पे आता है एरी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लेक्स हैं। इन 5 लेक्स में से अगर देखा जाए तो मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है, और बाकी सब यूएस कनाडा की बाउंड्री पर है। इसके अलावा सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में यहाँ पर एक कैनाल पाई जाती है, सू कैनाल। कौन सी कैनाल? सू कैनाल। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, सू कैनाल किसके बीच पाई जाती है? तो सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में आपकी कौन सी कैनाल है? सू कैनाल। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका यूएसए था, यूएसए यहाँ का सबसे डेवलप एरिया है। ठीक है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, 4th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, पहले ये ब्रिटेन की कॉलोनी में आता था, लेकिन ब्रिटेन से 1782 में आज़ाद हो गया। और याद रखिए कि यूएसए की स्थापना जो है 1776 में हुई, और 13 देशों से मिलकर बना था। बाद में धीरे धीरे जब ये स्वतंत्र हुआ तो बढ़ता चला गया, और बड़ा यूएसए आपको दिख गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 13 कॉलोनीज थी इधर की कॉर्नर वाली। ठीक है, ये 13 कॉलोनीज थी, लेकिन जैसे जैसे यूएसए बढ़ता चला गया तो इसने अपनी टेरिटरी बढ़ाता शुरू किया। एक टाइम ऐसा आया कि इसने अलास्का खरीदा। किससे? अलास्का इसका हिस्सा नहीं था। ठीक है, अलास्का ऊपर आता है, नीचे दिखा दें क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। तो अलास्का इसका हिस्सा नहीं था। अलास्का को इसने खरीदा है। किससे खरीदा है? रशिया से खरीदा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1912 तक इसमें 48 कंट्रीज थी। कंट्रीज को यहाँ पर राज्य बोला जाता है। अलास्का जिसे संयुक्त राज्य ने सोवियत संघ से 1859 में खरीदा था, को भी राज्य का दर्जा 1960 में दे दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अभी इस टाइम पर यहाँ पर कितने देश हैं? 50 राज्य आते हैं। ठीक, 49। ठीक, बाकी इसका डिवीजन वगैरह नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनली, और यहाँ की सबसे बड़ी नदी का नाम है मिसिसिपी, मिसौरी। इसे याद रखिएगा। डेजर्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, मोजावे, टिवावा, कोलोराडो, बहुत सारे डेजर्ट हैं। ठीक है, हॉर्न पठार एक बहुत बार पूछा जाता है। कनाडा और ग्रेट स्लेव के बीच में कनाडा में पाया जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम कनाडा में है, और कनाडा में ठीक है अथावास्का लेक के पास पे है। ठीक, और यूएसए का सबसे बड़ा देश कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ का सबसे बड़ा सीपोर्ट सैन फ्रांसिस्को है। इसे याद रखिए, कैलिफोर्निया के पास। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को ही कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए सिलिकॉन वैली है, वो सैन फ्रांसिस्को में पाई जाती है। सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हॉलीवुड है लॉस एंजलिस में। इसे याद रखिए, और ये भी कैलिफोर्निया में है। ठीक है, दुनिया की रोटी का टोकरा किसे कहा जाता है? रेड नदी को कहा जाता है, यूएसए की। ठीक है, तो यूएसए में अगर हम बात करें तो यूएसए मक्का उत्पादन के विशाल क्षेत्र की पश्चिमी सीमा कौन सी? 100 डिग्री, 700 डिग्री लैटिट्यूड जो है मक्का के लिए बहुत फेमस रीजन है। मिसिसिपी घाटी के दोनों ओर आपका कपास का रीजन पाया जाता है, कॉटन का यहाँ पर। ठीक, इसे याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है कैनेडी एयरपोर्ट, जो कि यहीं पर ही है। इसे याद रखिएगा, हार्ट रो के नाम से ही फेमस है। ठीक, ओंटारियो लेक, ठीक है,
पर डुलुथ जो है आयरन इंडस्ट्रीज के रूप में बहुत फेमस रीजन है। ठीक है, यूएसए की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वो पोटोमैक नदी पर है। कौन सी नदी पर है? पोटोमैक। वॉशिंगटन डीसी जो है, डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। और ये किस नदी किनारे है? पोटोमैक नदी। ठीक है। ड्रिल के द्वारा सबसे पहले 1859 में यहाँ पर तेल निकाला गया कर्नल ड्रेक के द्वारा। कर्नल ड्रेक ने क्रूड ऑयल की खोज की, पेट्रोलियम की खोज की। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। इन देश और उनकी राजधानियों को याद रखिएगा। क्यूबा, हवाना, हैती, पोर्ट ऑफ प्रिंस, डोमिनिक गणराज्य सेंट डोमिनिको, जमैका का किंगस्टन है, बहुत सारे हैं। तो बरमूडा भी यहीं पर है, बरमूडा ट्रायंगल जो बहुत फेमस रहा है, आप इसे ध्यान रखिएगा। बरमूडा ट्रायंगल का भी रीजन यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स आपको यहाँ मिलेंगे, तो याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको है, फिर निकारागुआ है, फिर क्यूबा है। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ की जो फेमस स्ट्रेट्स हैं, नेयर्स ग्रीनलैंड और एलिसमेयर को अलग करता है, मतलब दो लैंड को अलग कर रहा है। और वाटर बॉडी आर्कटिक और बैफिन की बेस को जोड़ रहा है। डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड और बैफिन को अलग करता है, और बैफिन और लेब्राडोर वाटर बॉडीज को जोड़ता है। हडसन बैफिन और उनगावा पेनिनसुला को अलग करता है, और हडसन और लेब्राडोर रीजन्स को जोड़ता है। ठीक है। बेली जो है वो लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड को अलग करता है, और सेंट लॉरेंस और अटलांटिक ओशियन के रीजन को कनेक्ट करता है। तो ये वो स्टेट्स को याद रखिएगा। इसके अलावा फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करता है। मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। यूकाटन जो है ये बेसिकली यूकाटन और क्यूबा को अलग करता है, और मैक्सिको और कैरेबियन सी को जोड़ता है। बेरिंग चुकची प्रायद्वीप, यह चुकची पेनिनसुला रशिया जो कि एशिया में, और अलास्का को अलग करता है, और आर्कटिक और बेरिंग सी को जोड़ता है। तो ये सब यहाँ पर बहुत पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फिश कहा जाता है। यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है कोशी-यूस्को। और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड पाया जाता है। कौन सा? आपका ग्रेट बैरियर रीफ, क्वींसलैंड के इस रीजन के पास। अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिंग। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी है। चलिए देखते हैं। सबसे छोटा और आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ठीक है, और वो सिडनी में उतरा था, जो कि उस टाइम पे पोर्ट जैक्सन के नाम से मशहूर था। ये सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, और जो आपका कैप्रिकॉर्न है इसके बीचों बीच से होकर जाता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे एक टॉरस स्ट्रेट पाई जाती है जो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट पाई जाती है। तो एक नॉर्थ में पाई जा रही है और एक साउथ की तरफ पाई जा रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ही मेन एरिया है। ठीक है, 6 देश और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर 6 छोटे छोटे राज्य हैं और यूटीज हैं। ठीक, मतलब ये पूरा एक देश है पूरा। तो ये भी कोई लैंडलॉक यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कोशी-यूस्को यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटता है और उसी में पाया जाता है कोशी-यूस्को, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ की जो सबसे बड़ी फेमस नदी है मूरे और डार्लिंग। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ की सबसे बड़ी लेक है आयर लेक। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं उपजाऊ या कल्टिवेटेड एरियाज को या उपजाऊ मिट्टी को रेविलिना बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आर्टिशियन वेल्स बहुत पाए जाते हैं।
ठीक है, जो बोल सकते हैं कि कुएं जिनसे पानी निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डेजर्ट एरिया बहुत सारे हैं। विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया लेक अफ्रीका में, डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन, गिब्सन, सैंडी सब कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखिएगा। ठीक, और ऑस्ट्रेलियन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे जो एरियाज हैं, ठीक है, पठार के हैं। ठीक, और कालगुर्गी और कूलगार्गी यहाँ पर हीरे के लिए प्रसिद्ध दुनिया की सबसे बड़ी खानों में से एक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, गिब्सन, विक्टोरिया यहाँ के मेन डेजर्ट हैं। सिम्पसन है, सैंडी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर नदियों में ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं, इसको इसीलिए प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो बोल सकते हैं एग्रीकल्चर का रीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सवाना और डाउन्स जो हैं ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में ग्रासलैंड स्टेपीज हैं। ठीक है, पंपास, प्रायरीज, डाउन्स और वेल्ड्स, ये दुनिया भर के ग्रासलैंड्स के नाम हैं। स्टेपीज यूरोप और एशिया में पाया जाता है। पंपास साउथ अमेरिका में पाया जाता है। प्रायरीज नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और वेल्ड्स आपका अफ्रीका में पाया जाता है। तो कौन से ग्रासलैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पानी में बगीचा पाया जाता है। ठीक है, जिस ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल से बना हुआ एरिया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो मूंगे पाए जाते हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि बेसिकली आपका डाउन्स का रीजन है, जहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ उगाते हैं। ठीक है, और यूकेलिप्टस बहुत पानी खाता है, इसे याद रखिएगा। इसे आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है, टेररिस्ट प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर का एरिया बहुत कम है, पैसा एग्रीकल्चर होता है, लेकिन 6% भाग पर ही खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ की मेन फसल है गेहूं, याद रखिएगा। अब आते हैं अपने अगले कॉन्टिनेंट में, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 2 आइलैंड में बना हुआ है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है और इसकी खोज एबल टस्मान ने किया था 1769 में और जेम्स कुक के द्वारा इसे प्रमाणित किया गया। शुरू 1931 में ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, इसे याद रखिएगा। और इसमें 2 आइलैंड, 23 छोटे छोटे द्वीप हैं, मूल रूप से 2 आइलैंड है, नॉर्थ और साउथ, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एक तरफ आपका नॉर्थ आइलैंड है, दूसरा साउथ है, याद रखिएगा। क्रिस्टन, क्वींसटाउन, वेलिंगटन, ठीक है, टोंगैरो, गिब्सन, फर्स्ट लाइट, पोर्टोनो, टोपो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्षेत्र नहीं है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, कुक जल संधि के द्वारा यहाँ पर नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स अलग होते हैं। तो कुक स्टेट अगर आपसे पूछी जाए तो नॉर्थ और साउथ आइलैंड ही भिजवाई जाती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में का जो एक रीजन है, कौन सा आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जल ग्रेट ब्रिटेन से मिलती जुलती यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे साउथ का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ब्रिटेन का पूरा सेम क्लाइमेट आपका न्यूजीलैंड का है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए
तो ऑकलैंड जो पेनिनसुला है, ठीक है, ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सदर्न अल्प्स पाया जाता है, दक्षिण अल्प्स, ठीक है। मेन अल्प्स कहाँ है? यूरोप में। सदर्न अल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन बनता है तो दक्षिणी अल्प्स या सदर्न अल्प्स कहाँ पे मिलेगा आपको? न्यूजीलैंड में, ठीक है। साउथ ब्रिटेन, साउथ का ब्रिटेन या दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड का क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर है कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। यहाँ की सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो कुक है, कुक पीक, ठीक है। यहाँ के घास के मैदान को कैंटीबरी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बोले तो यहाँ पर साल भर वेस्टर्लीज की वजह से वर्षा होती रहती है। और अगर हम इसमें बात करते हैं न्यूजीलैंड को, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में कोनिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो न्यूजीलैंड में दो तरह के वेजिटेशन बहुत पाए जाते हैं, पूका और काउरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के एमू नाम का एक पक्षी पाया जाता है, कीवी बहुत फेमस है, और कोकाबरा, ये वो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं जो यहाँ के बहुत फेमस बर्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ का जो अर्बनाइजेशन परसेंटेज है वो 85 है, ये याद रखिएगा। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो ट्राइब्स के लोग हैं, माओरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माओरी, इसे याद रखिएगा। यहाँ का जो मेन लोगों का ऑक्यूपेशन है वो क्या है? मतलब चरवाहगिरी करते हैं, है ना। और डेयरी फार्मिंग या दूध वूध निकालना या एग्रीकल्चर इनके लोगों का मेन रीजन है। लाइव स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है। यहाँ के ज़्यादातर लोग यूरोपियन हैं, है ना। और देश की राजधानी वेलिंगटन, एक प्रमुख बंदरगाह, विश्व की दक्षिणतम राजधानी है ना। ये वेलिंगटन जो है यहाँ की सबसे दुनिया की दक्षिणतम राजधानी। एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो वेलिंगटन है, इसे याद रखिएगा। वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, ठीक। और लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, सबसे आखिरी में ढूंढा गया एक कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका की खोज बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक। अगर अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका की अगर हम खोज की बात करते हैं तो कैप्टन कुक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बढ़े तो जेम्स कुक यहाँ पे पहुँचे थे 1773 में, और इन्होंने इसको खोजा। लेकिन अंटार्कटिका पहुँचने वाला पहला भारतीय, ठीक है, तो रामचरण जी, है ना, इसे याद रखिएगा। अंटार्कटिका वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और दुनिया भर के देशों ने अपने साइंस के स्पेस सेंटर यहाँ पे स्टेब्लिश कर रखे हैं, इसीलिए इसे कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहा जाता है, ठीक है। और सदर्न पोल पे, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो था वो एम्स्टन था, जो 1911 में पहुंचा, ठीक है। अंटार्कटिका की खोज तो जेम्स कुक ने कर दी थी, लेकिन इसके सबसे साउथ के एरिया में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एम्स्टन थे, साउथ पोल में पहुंचने वाले, इसे याद रखिएगा, ठीक। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाए जाते हैं? दुनिया भर के स्पेस सेंटर्स यहाँ पे स्टेब्लिश किए जाते हैं, और यहीं पर ही सबसे पहले ओजोन होल देखने को मिला। भारत के 3 स्पेस सेंटर यहाँ पर चल रहे हैं, इसे याद रखिएगा। अंटार्कटिका संधि के तहत भारत के 3 स्पेस सेंटर यहाँ पर स्टैब्लिश हुए हैं। पहला स्पेस सेंटर है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत इसका सदस्य बन चुका है और 1986 से वो अपने स्पेस सेंटर को यहाँ पर लॉन्च कर चुका है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री एक स्पेस सेंटर जो 1984 में बना था, ठीक है। 1983 में यहाँ पर मैत्री स्टेशन स्टैब्लिश किया गया, और 2009 में यहाँ पर भारतीय स्टेशन को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और भारत 9 देशों में आता है जिसके स्पेस सेंटर यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
हमने कोशिश करी है कि वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दें। ठीक है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसेप मैसिव है। कौन सी? विंसेप मैसिव, याद रखिएगा। और मैंने कोशिश करी है कि आपको वर्ल्ड का एक समरी बता दूं ताकि आपको आसान हो जाए चीज़ों को समझने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।